नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान ट्रेडर्स चैनल में। आज हम बात करेंगे एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी के आईपीओ के बारे में और और इसके हिसाब में देखेंगे कि फाइनेंशियल्स के हिसाब में कि हमको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं बेसिक डिटेल्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 3 जुलाई को ओपन होना है और वहीं अगर बात करें तो 5 जुलाई को बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड की बात करें तो 960 रुपये से 1008 रुपये के बीच में प्राइस बैंड है। लॉट साइज 14 शेयर्स का है और इशू 1952 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 800 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 1152 करोड़ का है। तो इसमें आधे से ज़्यादा पोर्शन ऑफर फॉर सेल के लिए, मतलब प्रोमोटर बेंच का हिस्सा निकल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हो जाता है इसके लिए। और अगर वहीं हम रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% हिस्सा इन्होंने रिजर्व रखा है, रिटेल के लिए 35% है और एनआईआई के लिए 15% पोर्शन रिजर्व रखा है। वहीं अगर टाइम लाइन के बारे में बात करें तो आईपीओ 3 जुलाई को ओपन होगा, 5 जुलाई को बंद होना है और अलाटमेंट 8 जुलाई को होगा। और वहीं शेयर्स क्रेडिट 9 जुलाई को होने हैं, लिस्टिंग डेट 10 जुलाई को है। तो ये टाइमलाइन था। और अगर इसके बाद बात करें तो कंपनी के कुछ और इंडस्ट्री के कुछ की पॉइंट्स के बारे में, तो ये जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में खुली थी। और वहीं अगर बात करें तो 13th रैंक रखती है ये इंडिया के फार्मास्यूटिकल कंपनी के बीच में, टोटल सेल्स के आंकड़े को देखते हुए। और वहीं बात करें फार्मास्यूटिकल कंपनी की सेगमेंट्स के बारे में तो गायनकोलॉजी में इसका इंडियन मार्केट में 12% मार्केट शेयर है और वहीं एचआईवी की बात करें तो उसमें 52% मार्केट शेयर है। और ब्लड रिलेटेड जो मटेरियल होते हैं उसमें 10% मार्केट शेयर है कंपनी का इंडिया की जो मार्केट में खास सेगमेंट में। और वहीं बात करें अगर इनके फाइनेंशियल ईयर 2023 के अनुसार तो जो इनका जो टोटल सेल्स है उसका 50% इंडियन मार्केट में है और 50% के से थोड़ा सा कम फॉरेन मार्केट में ये लोग सेल करते हैं। और वहीं बात करें तो इसका जो इंडिया से रेवेन्यू है वो 53% आता है तो टोटल रेवेन्यू का। तो इंडिया में आधा ये जो मटेरियल है वो 53% रेवेन्यू के आसपास ये सेल करते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कंपनी 10% के सी आई 10-11% के CAGR से ग्रोथ कर रही है। तो 19 और 2023 के बीच में 10% के CAGR से ग्रोथ की है। वहीं इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट की बात करें तो 5% के CAGR से ग्रोथ कर रही है। मतलब अगर कंपनी को देखें तो इसके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि डबल जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है उससे डबल रेट पे ग्रो कर रही है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। वहीं अगर बात करें तो इसकी 13 फैसिलिटी हैं इंडिया में, 13 साइट हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, महाराष्ट्र में और गुजरात में, कर्नाटका में और जम्मू में। इन 4 स्टेट में इनकी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वहीं अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो इनका टोटल रॉ मटेरियल चाइना, स्पेन और एक आध कंट्री से मेनली इंपोर्ट होता है। अगर चाइना की बात करें तो 26% मटेरियल चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हो जाता है क्योंकि चाइना के साथ आए दिन इंडिया की संबंध खराब रहते हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस वाला पॉइंट हो जाता है। वहीं अगर ओवरऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2021 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 42 बिलियन US डॉलर था 2021 में फार्मास्यूटिकल मार्केट इंडिया का। और इनके एक्सपेक्टेशन है 2024 में 65 बिलियन US डॉलर हो जाएगा इंडिया की जो मार्केट है। और वहीं 2030 तक एस्टिमेशन इन्होंने लगाया कि 120 से 130 बिलियन डॉलर हो जाएगी 2030 तक जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। और इन्होंने उसके साथ ये भी अंदाज़ा लगाया है कि अगर 12.3% की CAGR से ग्रोथ हुई तो 163 बिलियन डॉलर 2032 तक इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट होने का अनुमान है। इसका मतलब है यहाँ से करीबन 2.5 गुना 2024 से 2032 के बीच में इनके एस्टिमेशन के अनुसार 2.5 गुना मार्केट हो जाएगी। 2.5 टाइम्स हो जाएगा जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये ग्रो करके। और अगर बात करें इनके फाइनेंशियल्स की तो इनके जो फाइनेंशियल्स में है रेवेन्यू 11% की ग्रोथ कर रहा है साल दर साल। अगर वहीं पैट की बात करूँ तो -6% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घट रहा है साल दर साल।
अगर एसेट की बात करें तो एसेट इनके 2022 में 6000 करोड़ थे, जो कि 2024 में 7800 करोड़ के समथिंग हो गए। तो एसेट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो समथिंग 6000 करोड़ था रेवेन्यू 2022 में, जो कि बढ़कर 6700 करोड़ हो गए। तो रेवेन्यू में साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 702 करोड़ था, जो कि घटकर 2024 में 527 करोड़ हो गया। तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाता है इस आईपीओ में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पैट घट रहा है। तो अगर 2019 की बात करें, थोड़ा सा पुराना रिकॉर्ड निकाल कर देखें, 2019 की बात करें तो 2019 में 102 करोड़ के समथिंग था पैट। और वहीं 2020 की बात करें तो 200 कुछ करोड़ था। और 2021 की बात करें तो 418 करोड़ था। और इसके बाद 2022 में 702 करोड़ हो गया। तो जंप आया उसके बाद से लगातार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं रिजर्व्स की बात करें तो इनके रिजर्व साल दर साल बढ़ रहे हैं। और वहीं अगर बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग्स कंट्रोल में है। और इनके इंडिकेटर्स की बात करें कुछ की इंडिकेटर्स की, तो आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 17% है, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए गुड मानी जाती है। और आरओसी की बात करें तो 20% के समथिंग है, जो कि अगेन गुड होता है, गुड माना जाएगा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 है। तो इस हिसाब से मतलब डेट कंट्रोल में है। और इनके रिजर्व्स अच्छे खासे हैं बोरोइंग के अगेंस्ट में, तो ठीक ठाक कहा जाएगा ये इनके लिए। और वहीं पोस्ट लिस्टिंग के बाद की पी की बात करें तो 36 के पी पर ये ट्रेड करेगा। और वहीं इनके पीयर कंपटीटर्स की बात करें तो उसमें से डॉक्टर रेड्डी का जो पी है वो 17 के पी पर ट्रेड करता है। और वहीं सिप्ला की बात करें तो 30 के पी पर ट्रेड करता है। तो दोनों इससे बहुत बड़ी कंपनियां हैं। और ये मतलब डॉक्टर रेड्डी आधे के पी पर ट्रेड कर रही है, और सिप्ला कुछ सस्ते में ट्रेड कर रही है। और अगर एल्केम की बात करें तो एल्केम 20 से नीचे के पी पर ट्रेड कर रही है। और टोरेंट फार्मा की बात करें तो डेफिनेटली समथिंग डबल के पी पर ट्रेड करती है। तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं उन उन सबसे महंगी वैल्यूएशन पर है ये। तो थोड़ा सा अगर चाहते तो सस्ता रख सकते थे प्राइस बैंड को। और मैनकाइंड तो इसे महंगे पर ट्रेड करती है। एबट इंडिया भी महंगे पर है, जीबी केमिकल्स फार्मास्यूटिकल भी थोड़ा सा महंगे पर ट्रेड करती है। बट जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनसे महंगे वैल्यूएशन पर ये आईपीओ ला रहे हैं। तो थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है आईपीओ के लिए। और वहीं अगर बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 271 रुपये चल रहा है आज की डेट में, जो कि 27% होता है। तो मतलब ठीक ठाक बोलेंगे। अभी 2 4 5 दिन हैं आईपीओ खुलने के, तो मे भी और उछाला है ग्रे मार्केट प्रीमियम में। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस ग्रे मार्केट प्रीमियम में। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो 25% से ऊपर है, तो ठीक ठाक है। मतलब रिस्क के हिसाब में, अपने अपने रिस्क के हिसाब में अप्लाई किया जा सकता है। बट 2 3 निगेटिव पॉइंट्स हैं इसके। एक तो रॉ मटेरियल चाइना से आता है, वो इसका निगेटिव पॉइंट है। और वहीं बात करें एक निगेटिव पॉइंट और, तो इनके लिए इनका जो पैट है ना, पैट में साल दर साल गिरावट देखने को मिल रही है। तो दो इस पे निगेटिव पॉइंट मेन दिखते हैं। बाकी बोरोइंग्स कंट्रोल में है इनकी। तो आगे देखते हैं। और जिस हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम रहता है और किस हिसाब से इशू बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। और अपडेट करते रहेंगे जीएमपी के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।